एक मिनट मुझे शेयर करने दीजिए। ओके, आप लोगों ने पहले चैप्टर का जो वर्कबुक था वो कंप्लीट किया? कोई क्वेश्चंस उसके बारे में? ये वाला जो उसका फर्स्ट चैप्टर था वो हम लोगों ने पिछली बार कवर किया था, उसमें सबका आंसर हो गया या कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स, कुछ क्लियर करना है पिछले चैप्टर का? नहीं पढ़ाई कि नहीं आप लोगों ने? बुक में जाकर चेक किया जो हमने लेक्चर में किया था? सब समझ में आ गया? फिर तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया। ओके, तो हम लोग फिर आज चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 2 इज इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। दिख रहा है आप लोगों को पावर पॉइंट? अब दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। ओके, सो आज हम लोग चैप्टर 2 करेंगे, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। मैं पहले बता दे रही हूँ ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है। इसमें बहुत सारे पिक्चर्स नहीं है, बहुत सारे डायग्राम्स नहीं है, मोस्टली रटने का काम है। ये हमारा बायोकेमिस्ट्री है जो अभी हम कर रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थोड़ा सा किया था। बायोकेमिस्ट्री इसकी लाइफ में जो हमारा जितना केमिकल्स एंड केमिकल स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर सबसे रिलेटेड है, वो हम लोग आज कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? बेसिकली वाटर हमने थोड़ा सा पहले लेक्चर में भी कवर किया था। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फैटी एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है बॉडी के लिए, और आइसोटोप्स। ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हम लोग आज कवर कर रहे हैं। सबसे पहले बॉडी कॉम्पोजिशन को लेकर। अब बेसिकली हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बॉडी किस चीज से बना हुआ है? या तो उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है या इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक इज अमाइनो एसिड्स। हम लोग एक एक करके करेंगे, बट अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स बनाते हैं। वाइटामिन, एंजाइम्स और न्यूक्लियोटाइड्स जो न्यूक्लिक एसिड से बने, ये सारे ऑर्गेनिक है। तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बना हुआ है। ये सारे ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में इन सारे एलिमेंट्स के अलावा जो है हाइड्रोजन है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, और फिर अलग अलग गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ये सब हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल में आते हैं। वाटर का हमने जो पहले थोड़ा सा कवर किया था पिछले चैप्टर में, सेम चीज कि हमारा 60 to 65% ऑफ द बॉडी वेट इज जस्ट प्लेन वाटर। और ये भी वेरी करता है लाइफ में। जब एक न्यूबॉर्न बेबी रहता है उसका 75% ऑफ द बॉडी वेट वाटर है, और जैसे जैसे ओल्ड एज में जाते हैं वाटर का कंटेंट बॉडी में कम हो जाता है, एंड इट इज मोर जो फ्लैश, मसल्स और बोन्स है वो सब, उसका वेट ज्यादा रहता है। तो ओल्ड एज में बॉडी इज मोर डिहाइड्रेटेड, ज्यादा सूखा हुआ रहता है, तो फिर उस समय 50% इज वाटर। रेगुलर इनटेक लोगों का 1 से 3 लीटर के बीच में हमारा वाटर का इनटेक रहता है। रेकमेंडेड डेली इज अराउंड 2 लीटर्स, की 2 लीटर पानी पीना चाहिए। पर इट वेरीज, कुछ लोग कम पीते हैं, कुछ लोग ज्यादा पीते हैं। 1 to 3 लीटर्स इज व्हाट इज द एवरेज वाटर इनटेक। वाटर का फंक्शंस क्या? हम जब एक एक करके करेंगे ये सारे मटेरियल्स जो हमारे बॉडी को बिल्ड करते हैं,
उनके बारे में हम पता करेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है वो हम पढ़ेंगे, और मेन है कि उनका फंक्शन क्या है मेन। और मोस्ट ऑफ दिस ये आप लोगों को रटना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जानने के लिए अलग अलग क्या क्या उसका मेन फंक्शन है, ये सब रटना पड़ेगा। तो हम एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं क्या क्या है, एंड देन इवेंचुअली वापस जाकर आपके ये सारा इंफॉर्मेशन आपके बुक में है चैप्टर 2 में रटना पड़ेगा आप लोगों को। तो फंक्शंस ऑफ वाटर, सबसे पहला कि न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड का, लिम्फ का, जितना भी लिक्विड्स हमारे बॉडी में, उसका मेजर कंपोनेंट इज वाटर, एंड वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अलग अलग हिस्से में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। दैट इज द मेजर फंक्शन ऑफ वाटर। उसके अलावा जो हम वेस्ट निकाल रहे हैं, जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया था, हमारा बॉडी फैक्ट्री की तरह, रॉ मटेरियल्स अंदर आ रहा है, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं अलग अलग बॉडी का फंक्शंस करने के लिए, और जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको बॉडी से निकाल रहा है। तो एवरी डे 24 आवर्स 7 डेज अ वीक ये फैक्ट्री चल रहा है हमारा बॉडी वाला। जो वाटर है, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट्स लाने के लिए भी एंड देन वेस्ट को निकालने के लिए भी। जो यूरिन या फीसिस, सबसे जो वेस्ट निकल रहा है, वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दैट। टेम्परेचर रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक चीज जो हमने पिछले बार किया था, दैट वाज अबाउट होम्योस्टैसिस। ये जो फैक्ट्री है हमारे बॉडी का, इसको ठीक से फंक्शन करने के लिए बिल्कुल सही कंडीशंस चाहिए। टेम्परेचर सही होना चाहिए, जो हमारा कॉम्पोजिशन है वो सही होना चाहिए। उस सब को मेंटेन करना फुल टाइम जॉब है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, जिसमें बहुत एनर्जी जाता है। तो बाहर ठंडा है गर्म है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उसी रेंज में रहता है, और उसको मेंटेन करने के लिए वाटर प्लेज अ रोल। कि स्वेटिंग से इट प्लेज अ ह्यूज रोल, कि अगर हमको बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, सो स्वेटिंग होएगा, एंड जब वो वाटर इवेपोरेट करता है स्किन से, इट कूल्स द बॉडी डाउन। सो दैट्स हाउ इट रेगुलेट्स टेम्परेचर। हमारा जो म्यूकोसा है, जैसे माउथ में, नोज में, ये सब हमेशा इट्स अ लिटिल मॉइस्ट, एंड दैट इज अ फंक्शन ऑफ वाटर। नाउ उसको मॉइस्ट करने का मेन फंक्शन है, वन इज प्रोटेक्शन, यू नो, कि अगर कोई बैक्टीरिया वायरस जो आ रहा है उसको हम लोग म्यूकोसा में पकड़ के रख ले, एंड इट डजंट गो इनसाइड आवर बॉडी। तो जितना ऑरिफिसेस या जो बॉडी में बेसिकली जो होल्स है जहां से एंटर कर सकता है बैक्टीरिया या वायरस, दैट इज कवर्ड इन द म्यूकोसा। म्यूकोसा इज केप्ट मॉइस्ट बाय वाटर। Prevents constipation. Again, this is just a second part of producing feces. अगर पानी कम रहेगा तो there's not enough water to carry the feces down, which causes constipation. Blood कितना fluid है, it is dependent on water. Blood को move करना है, because blood is transporting not just nutrients but oxygen and carbon dioxide as well. So वो सबको move करने के लिए हमें ब्लड को फ्लूइड होना जरूरी है, जेल जैसा नहीं हो सकता, उसको बिल्कुल पानी जैसा रहना है, इसलिए दैट इज इम्पोर्टेंट। द अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन इसकी, हमारे जॉइंट्स वगैरह में जितना स्पेस रहता है वहां पे देयर इज सम फ्लूइड्स जो कि जॉइंट को मूव करने में हेल्प करता है। सीधा बोन के ऊपर बोन नहीं है, नी में या एल्बो में बीच में देयर सम कार्टिलेज, एंड इन सबको मूव करने के लिए जैसे हमारे साइकिल वगैरह में तेल डालते हैं ना अलग अलग जॉइंट में, वैसे ही हमारे जॉइंट में भी देयर इज सम फ्लूइड नीडेड एंड फॉर जॉइंट लुब्रिकेशन, उसके लिए भी वाटर चाहिए। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट वाटर। वाटर के बारे में दो और इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों को जानना है, वो ये दो टर्म है, एक है डिहाइड्रेशन, दूसरा वाटर इंटॉक्सिकेशन। अगर बॉडी में पानी कम हो जाएगा तो उसको हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं, और कहते हैं डिहाइड्रेशन का डेफिनेशन इज एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी वाटर। अब ये तो या आप अगर इनफ पानी नहीं पी रहे हैं तब हो सकता है, या अगर आपके बॉडी से बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है पानी का तब हो सकता है। तो अगर बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है उसके चलते, जिनको डायबिटीज होता है वो कई बार दे प्रोड्यूस अ लॉट मोर यूरिन, ब्लड के शुगर के कंटेंट के वजह से दे हैव टू कीप गोइंग एंड दे प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर यूरिन। तो उसके डायबिटीज में आपका लॉस ज्यादा हो रहा है। अगर आपको डायरिया हो रहा है या वॉमिटिंग हो रहा है तो अगेन यू आर लूजिंग वाटर। इंटेस्टाइन से आप पानी को या तो फीसिस के रूप में या फिर वॉमिटस के रूप में यू आर टेकिंग आउट वाटर। अगर बर्न होता है तो फिर द वाटर इवेपोरेट्स। सो आइदर द इनटेक इज लेस और द आउटपुट इज टू मच, उसके चलते डिहाइड्रेशन। एंड द अदर टर्म दैट यू नीड टू नो इज वाटर इंटॉक्सिकेशन। Again, water intoxication is like
more common with intake. अगर कोई बहुत ज्यादा पानी पी रहा है for whatever reason, then that can dilute everything basically. हमारे blood का sodium concentration should be maintained. And sodium का अगर usually it's between 133 to 1 I think it's 133 to 135, like a very small bracket जिसके बीच में मिली equivalence of sodium हमारे blood का concentration रहता है. अगर वो नीचे जाता है तो फिर you'll start getting symptoms कि ठीक है पहले and once it goes very low तो फिर it goes to delirium, confusion, and then it can lead to death. So it's extremely important कि sodium, potassium levels को हम लोग maintain कर रहे हैं, and when water excessive हो जाता है तो वो वाला हमारा balance गड़बड़ा जाता है. Water में अभी तक कोई question नहीं? तो next we are moving on to carbohydrates. ये जो second हमारा topic है इस chapter में, carbohydrates. Carbohydrates are basically sugars. ये अलग अलग टाइप के sugars होते हैं. The molecules are made of carbon, hydrogen, oxygen, and it's always present in a specific ratio. ये हमारे बॉडी का मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है. हम लोग को न्यूट्रिएंट से मिलता है. जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें से मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट. 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देता है. दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो. ये हम लोग बाद में एक और बार रिवाइज करेंगे, बट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन से हर 1 ग्राम से कितना एनर्जी आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट. कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इट्स 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी. अगर आप दिन में 100 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, सो दैट्स व्हेन बॉडी के पास इनफ एनर्जी नहीं है कि बॉडी का सारा मैकेनिज्म चलता रहे. उसके लिए पहला सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट. जो आप खाना खाएंगे कार्बोहाइड्रेट, वो इमीडिएटली एनर्जी बनता है जो सारी एक्टिविटीज के लिए, मतलब हम अपना हाथ चला रहे हैं, हम जो भी बात कर रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं, चल रहे फिर रहे, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए और उसका मेजर सोर्स कार्बोहाइड्रेट होता है. अगर आप 100 ग्राम से कम खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन ये सब काम को चलते रहना है और दैट्स व्हेन फैट को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं. तो बॉडी के लिए फैट विल बी ओनली ब्रोकन डाउन इफ देयर इज नॉट इनफ कार्बोहाइड्रेट्स इन योर ब्लड. और जब हम फैट को ब्रेक करते हैं तो उसको कीटोसिस कहते हैं. अगेन जब कीटोसिस होता है तो फिर नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है. आप लोगों ने कीटो डाइट एंड ऑल सुना होगा. दैट इज अगेन ट्राइंग टू यूटिलाइज फैट. उस डाइट में हम लोग कार्बोहाइड्रेट जानबूझ के कम खाते हैं कि फैट को ब्रेक डाउन करें. तो वंस इन अ वाइल इज इट्स गुड. अगर बहुत ज्यादा फैट है तो फिर इट्स ओके, बट लॉन्ग टर्म इट कैन कॉज डिजीजेस एंड साइड इफेक्ट्स. जो डेली रेकमेंडेड रिक्वायरमेंट है, ये चीज मैंने बोल्ड में किया है क्योंकि आपके किताब में ये नंबर गलत लिखा हुआ है. आई थिंक आपके किताब में 20 या 25 ग्राम लिखा है, which is wrong. The daily carbohydrate requirement is 200 to 250 grams. And it basically depends आप कौन सा recommendation देख रहे हैं. FDA का recommendation कुछ और है, CDC का recommendation कुछ और है. But all of them, the usual recommendation is between 200 to 250 grams of carbohydrates a day. This is the daily requirement. Coming to the functions carbohydrate का, जैसा मैंने बताया भी कि energy, that's the biggest function. It provides energy for performing work and different body processes. Heart beat कर रहा है या blood अगर कहीं से जा रहा है, जो हमारा lungs में gas exchange हो रहा है, all of it requires energy and carbohydrate is the major source of energy. Also has a protein sparing action. So जैसे मैंने कहा कि अगर जो फैट हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है, the other source of energy, प्रोटीन का major function is not providing energy. प्रोटीन हमें बाकी प्रोसेसेस के लिए हेल्प करता है, बट अगर हमारे पास इनफ कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तो फिर द बॉडी विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन. और प्रोटीन हमारे मसल्स को बनाता है. सो अगर हमारे पास इनफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स नहीं है, देन द प्रोटीन विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन. सो बेसिकली आपका बॉडी का स्ट्रक्चर को बॉडी ब्रेक करने लगेगा in order to get that energy. So when we have enough carbohydrates, we call it that it has a protein sparing action, so that we don't have to use protein जो हमारा body को बना रहा है. And then again, even for breakdown of fat, we require carbohydrates. So that's another function. Carbohydrates के types जो होते हैं,
it's either simple carbohydrates or complex carbohydrates. Simple जो है बस एक या दो मॉलिक्यूल साथ में मिलके बना रहे, that is simple carbohydrates. Saccharide is 1 unit of sugar. जब हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं तो बस एक अकेला मॉलिक्यूल मेक्स मोनोसैकेराइड, एंड देयर इज ओनली 3 टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. तो ये हमारे मोनोसैकेराइड्स है. डाइसैकेराइड्स जो है वो दो मोनोसैकेराइड साथ में मिलके डाइसैकेराइड्स बनाते हैं. आई थिंक लाइक फ्रुक्टोज एंड फ्रुक्टोज मेक्स सुक्रोज. तो दो मोनोसैकेराइड्स मिलके जो डाइसैकेराइड्स बनाए वो दो मॉलिक्यूल्स के बने, और उनके एग्जांपल से लैक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज. ये सारे मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, क्योंकि ये छोटे मॉलिक्यूल्स हुए, बस एक या दो यूनिट्स के बने हुए हैं, इनको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं. जब लंबे लंबे चेन बन जाते हैं या ग्रुप्स बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स साथ में मिलके बड़ा शुगर बना रहे हैं और बड़ा कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं. या पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्चेस, फाइबर्स, ग्लाइकोजेन, जैसे हम लोग जो प्लांट मटेरियल खाते हैं उसमें जो फाइबर रहता है, राइस वगैरह में जो स्टार्च निकलता है, ये सब भी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, बट दीज आर पॉलीसैकेराइड्स. इनको इंटेस्टाइन में ब्रेक करने में ज्यादा मेहनत लगता है, एंजाइम ज्यादा लगता है, उसको पहले हमें तोड़ना पड़ता है छोटे छोटे ब्लॉक्स में, डाइसैकेराइड्स या मोनोसैकेराइड्स में, तब जाके फिर वो लोग एब्जॉर्ब होते हैं और यूटिलाइज हो पाते हैं बॉडी से. So this is a classification of carbohydrates. अब इसमें एनर्जी yielding carbohydrates जो अभी जो सेम जो हमने अभी किया, शुगर्स, इन शुगर्स जो हमारे मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स है, वो दो टाइप के होते हैं. इंट्रिंसिक शुगर्स होते हैं और एक एक्सट्रिंसिक शुगर्स होते हैं. इंट्रिंसिक इज जो जैसे वो नेचर में वैसे ही मिलता है, इट इज अनप्रोसेस्ड. जैसे फ्रूट जो मीठा है, या कोई वेजिटेबल है, मिल्क है, उसमें हमारा लैक्टोज है, ये सब अनप्रोसेस्ड, हम इनको फैक्ट्री में कुछ प्रोसेस नहीं किया. दैट्स हाउ इट इज अवेलेबल. इट्स मोर सिंपल, इट्स इजियर टू ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब इन द बॉडी. इनको हम इंट्रिंसिक शुगर्स कहते हैं. एक्सट्रिंसिक शुगर्स जो प्रोसेस हुआ है, जो चीनी जो आपको मार्केट में मिलता है, जो आइसिंग शुगर है, वो सब फैक्ट्री में प्रोसेस किया हुआ है. जो हमारा सिंपल शुगर केन में जो शुगर था, उसको हमने धीरे धीरे करके प्रोसेस करके कॉन्सेंट्रेट किया है, एंड दैट इज एन एक्सट्रिंसिक शुगर. वन थिंग टू नो अबाउट इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, जो एक्सट्रिंसिक शुगर है, इसको ब्रेक डाउन करना हमारे बॉडी के लिए ज्यादा डिफिकल्ट है, which is why वो दांत वगैरह में जाके चिपक जाता है, and it can give dental caries. So in some ways it is healthier to eat an intrinsic sugar which is easily absorbed by the body compared to an extrinsic sugar जिसको break down करना ज्यादा मुश्किल है, and which can cause like some health abnormalities as well. And then we have polysaccharides, again starch and glycogen. ये भी इसको हम break down कर we utilize it. इन सब को, ये हमारे एनर्जी यील्डिंग है. जब ये ब्रेक डाउन करता है, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करता है, दे ऑल गिव अस लाइक 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी फॉर एवरी ग्राम. एंड देन द फाइबर्स, ये हमारे नॉन एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स. इससे हमें कोई मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है, बट फाइबर्स का स्टिल इट हैज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन. दो रीजंस के लिए. एक, क्योंकि ये हमें सेंस देता है कि पेट भर गया. जब आप फाइबर्स खाते हैं, इट फिल्स अप, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, इट एक्सपैंड्स इन योर स्टमक एंड गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ सेटाइटी, व्हिच मींस कि वो हमारा रिस्पॉन्स ब्रेन में जाता है कि अब पेट भर गया, अब हम खाना बंद करें. और दूसरा है कि जो इनसॉल्युबल है, वो बल्क बनाता है हमारे मूवमेंट के लिए, कि सारा जो खाना और जो बल्क जो हमारे इंटेस्टाइन में है, उसको धीरे धीरे करके मूव करे एंड मूव टू द कोलॉन. उस सब के लिए फाइबर इज इम्पोर्टेंट. सो इट इज इम्पोर्टेंट बोथ फॉर हमारा जीआई मोटिलिटी के लिए. अगर डायरिया है या कॉन्स्टिपेशन है, दोनों में फाइबर इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पानी है तो फाइबर उसको एब्जॉर्ब करता है एंड गिव्स इट बल्क. और अगर पानी नहीं है तो फिर वो बॉडी से पानी को इंटेस्टाइन में खींचकर इट हेल्प्स कि कॉन्स्टिपेशन रिजॉल्व होए. So even though it's not energy yielding, it's still like it has an important function. Okay. Question. True or false? Intrinsic sugars जो naturally occurring है, that can cause dental caries. True or false?
मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। हाँ ना, it's false. Intrinsic sugar जो हमारे natural sugars होते हैं उनको absorb करना is much easier. So that's why they don't cause dental caries. It's the extrinsic sugars that cause it. Both water soluble and water insoluble fibers are good for us. True or false? क्या बोल रहे हैं आप लोग? मुझे सुनाई नहीं पड़ा है। कितने लोग ट्रू बोल रहे हैं? हाथ उठाइए। फॉल्स कितने लोग बोल रहे हैं? वेरी गुड, दिस इज ट्रू। अभी हमने बात किया, both water soluble and non water soluble are important for us and good for us. Okay, carbohydrates के बारे में कोई questions? कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? एक इंसान कोई पूछेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं सुनाई पड़ रहा मुझे। कोई लैपटॉप के पास है क्या? आकर, अगर कोई पास में आकर बोल सकता है तो मुझे समझ में आएगा। क्या हुआ? क्वेश्चंस के बारे में कुछ था? हाँ, ये कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, एक्चुअली मैम कोई क्वेश्चंस नहीं है उन लोगों के पास। ओके ओके, ठीक है, अब समझ में आया। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स जो है ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स सोर्स ऑफ एनर्जी था, प्रोटीन्स बेसिकली these are the building blocks of tissues. हमारा body is made of tissues which are made of cells, and ये सबका जो one of the building blocks is like proteins make all of this. जो enzymes and hormones होते हैं body में, सब protein के बने हुए हैं। हमारे body में ये store नहीं होता है, जैसे fat store हो गया, वो प्रोटीन स्टोर नहीं होता है, बट प्रोटीन मेक्स एवरीथिंग। आपका जो फ्लैश है, आपके जो मसल्स है, ऑल ऑफ इट इज मेड आउट ऑफ प्रोटीन्स, सो दैट्स हाउ इट इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन। जो हमारा रेकमेंडेड डेली अलाउंस है दैट इज 1 ग्राम पर केजी पर डे। तो अगर कोई 70 केजी का इंसान है, उसको 70 ग्राम प्रोटीन हर दिन खाना है। और जब ग्रोथ हो रहा है, सो स्पेशली इन किड्स, जब वो लोग ग्रो कर रहे हैं, जब आपका हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, वो सारे स्पर्ट्स में द रिक्वायरमेंट गोज अप एंड इट गोज अप टू 1.5 to 2 ग्राम पर केजी पर डे। तो अगर हमारा कोई 15 केजी का बच्चा है, उसको 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा व्हेन इन द ग्रोइंग फेज। बॉडी के लिए जो एनिमल सोर्स के प्रोटीन होते हैं, उनका बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा होता है। बेसिकली इट मीन्स कि जो एनिमल सोर्स है उनको एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज करना हमारे बॉडी के लिए ईजियर है that compared to vegetable. So it doesn't mean that one is better than other, it just means कि for comparable utilization अगर हमको उतना ही एनर्जी चाहिए, तो जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, अगर आप बीन्स यूज कर रहे हैं, टोफू यूज कर रहे हैं, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसका ज्यादा यूज होएगा टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल वैल्यू फॉर योर बॉडी। जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। जैसे हमारे शुगर या सैकराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे थे, उस तरह से अमाइनो एसिड्स विल मेक प्रोटीन्स, एंड अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स विल मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स कैन बी आइदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और बेसिक डिफरेंस है कि जो नॉन एसेंशियल है वो हमारा बॉडी खुद बना लेता है। जो हमारा सेल्स वगैरह है उसमें हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स खुद से बन जाएंगे।
बट जो एसेंशियल है वो हमारा बॉडी खुद से नहीं बना सकता, बॉडी को वो न्यूट्रिशन से चाहिए। तो जितने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, टोटल 20 अमाइनो एसिड्स है जो हमारा बॉडी यूज करता है। उसमें से जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो हमारे 8 एसेंशियल है, दो सेमी एसेंशियल है। उसमें से भी सेमी एसेंशियल बेसिकली मीन्स कि डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कुछ लोगों में हम वो बन जाता है, कुछ लोगों में नहीं बनता है, या फिर अगर बनता है तो उतने एडिक्वेट अमाउंट में नहीं बनता है, इसलिए हम लोगों को वो बाहर से न्यूट्रिशन से चाहिए होता है। एंड देन देर आर अदर 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हम लोग बॉडी में बना लेते हैं। डिफरेंस समझ में आया? एसेंशियल बेसिकली हम लोग बना नहीं सकते, हमको खाने में से चाहिए, वो नॉन एसेंशियल हमारा बॉडी खुद से बना लेता है। इन सब अमाइनो एसिड्स का नाम रखना है लोगों को। तो ये जो है ये बेसिक है, इसमें से मैंने नीचे हिस्टिडीन पे स्टार लगाया है एसेंशियल में, और आर्जिनिन नॉन एसेंशियल में। ये दोनों कभी कभी सेमी एसेंशियल में क्लासिफाई करते हैं। अगर आपसे बस पूछा जा रहा है कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में डिवाइड करने के लिए, तो हम 9 और 11 में डिवाइड करते हैं। बट इफ इट इज essential, semi-essential and non-essential, then it becomes 8 essential. Arginine and histidine are semi-essential, and then everything else is non-essential. जो essential amino acids है, lysine, leucine, isoleucine, threonine, methionine, phenylalanine, tryptophan, valine, and then histidine most of the time is essential. Arginine most of the time is non-essential. And then other non-essential ones are alanine, cysteine, glutamic acid, aspartic acid, asparagine, glycine, glutamine, proline, serine, and tyrosine. इसमें मैंने डाला है, there is a way to remember essential amino acids के लिए there's a mnemonic, private Tim Hall. अगर आप लोग ये याद रखेंगे, प्राइवेट टिम हॉल, PVT is phenylalanine, valine, threonine, Tim is tryptophan, isoleucine, methionine, and Hall is histidine, arginine, leucine, lysine. And इसमें ये जो ऊपर जो दो है, histidine and arginine, these are the semi-essential ones. तो अगर आप ये वाले सारे याद रखेंगे, तो बाकी जितने बचेंगे वो सारे आपके नॉन एसेंशियल हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, यहाँ पर एक टेबल था। प्रोटीन, इधर एक टेबल था, जो आप लोगों को टेबल नहीं दिख रहा ना? बस स्ट्रक्चर दिख रहा है नीचे का। अच्छा, कोई बात नहीं। बट बेसिकली जो प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन है, प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं, सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स। वेरी सिमिलर टू जैसे हमारा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड था, उसी टाइप से जो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं, एग्जाम्पल्स आर एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन। ये बस एक वन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ जो प्रोटीन हमारा बना रहा है, दैट इज एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्युलिन। जब हमारे कॉन्जुगेटेड इज जब 2-3 साथ में मिलके बन जा रहे हैं, या फिर लिपिड्स के साथ प्रोटीन अगर लग जा रहे हैं, या फिर ग्लूकोज के साथ और कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन्स लग जा रहे हैं, तो उसको हम लोग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहते हैं। और उसके एग्जाम्पल्स होंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड लाइपोप्रोटीन्स। तो अगर प्रोटीन एंड लिपिड साथ में मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, उसको हम लोग लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलकर अगर मॉलिक्यूल बना रहा है, उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज डिराइव्ड प्रोटीन्स। ये जो तीसरा वाला हमारा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो डिराइव्ड प्रोटीन है, उसमें पेप्टिक बॉन्ड बनता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बॉन्ड बन के it is more complicated. So that one, it's called a derived protein. तो ये 3 टाइप के, बस ये याद रखना है, सिंपल प्रोटीन, conjugated protein and derived proteins.
Coming to the functions of proteins and amino acids. सबसे पहला फंक्शन है ग्रोथ एंड रिपेयर. अब अगर वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक से प्रोटीन का, और आपका बिल्डिंग ब्लॉक अगर टूटेगा तो फिर आप वही सेम रॉ मटेरियल लेकर बनाएंगे उसको. जैसे कोई बिल्डिंग बना हुआ है, अगर वो ईंट का बना हुआ है, कहीं से ईंटा टूटा तो फिर हम और ईंटा लाके लगा रहे हैं. सो मेन इसकी लगातार हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ इंजरी हो रहा है, कुछ जो सेल्स मर रहे हैं, न्यू सेल्स चाहिए हो रहता है. तो इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस कि ग्रोथ एंड रिपेयर होता रहेगा बॉडी का. सो दैट इज द मेजर फंक्शन फॉर प्रोटीन. जो एंजाइम्स बनाता है, हमारा एंजाइम्स बॉडी में हर जगह यूज हो रहा है, मोस्टली फॉर डाइजेशन. इंटेस्टाइन में हमारे जितने एंजाइम्स है फॉर डाइजेशन, जो अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर रहे हैं, लिपिड्स को ब्रेक कर रहे हैं, इवन प्रोटीन्स को ब्रेक कर रहे हैं, ऑल ऑफ दोज एंजाइम्स आर मेड आउट ऑफ प्रोटीन्स. जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं, मेटाबॉलिक एंजाइम्स हमारे थायराइड एंजाइम्स है या पैराथायराइड एंजाइम्स है, जो अलग अलग बॉडी फंक्शंस में हेल्प कर रहे हैं. ऑल द एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन. They also make like this some carrier proteins, जो कोई substances until and unless वो किसी प्रोटीन से अटैच नहीं हो, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता हमारे बॉडी में. तो वो होने के लिए जो प्रोटीन है, दैट दोज आर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. सो लाइक अ कार, कि कुछ अगर कैरी करना है ब्लड में, सम ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन इज कैरिंग दैट. जब कार्बोहाइड्रेट नहीं है, then protein becomes the major source of energy. So this is more a case of starvation. अगर आपके पास बॉडी में fats नहीं है, there's no carbohydrate intake, that's when we start breaking down protein to provide energy. Protein has the same energy content in terms of value. Protein also provides 4 kilocalories for every gram of protein. So it becomes the major source of energy only when our usual major sources are not available. Makes antibodies. जो हमारा पूरा आर्मी है ब्लड का, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, एंटीबॉडीज इस वो सब प्रोटीन के बने हुए रहते हैं. मसल्स में देयर आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो उनको हम एक्टिन, मायोसिन फाइबर्स कहते हैं. वील रीड अबाउट देम लेटर जब हम लोग मसल्स एंड ऑल पे आएंगे. बट वो ऐसे इलास्टिक जैसा क्वालिटी देते हैं मसल्स को, जिसके चलते मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, और उसके चलते हमारा मूवमेंट होता है बॉडी में. अगर आप हाथ हिला रहे हैं, फिंगर्स हिला रहे हैं, कुछ भी, उसके लिए मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है. दैट इज ऑल द फंक्शन ऑफ प्रोटीन. This is everything about proteins. Any questions about proteins? Okay then. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. Fats and fatty acids. Fats are complex. उनका definition basically is fats are complex molecules composed of fatty acids and glycerols that provide 30 to 40% of the calories. अब फैट का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो फैटी एसिड है. जब हम खाते हैं फैट्स, उसको इंटेस्टाइन में ब्रेक करते हैं फैटी एसिड में, और फैटी एसिड इज व्हाट इज एब्सॉर्ब्ड इन द गट. जैसे हमारे एमाइनो एसिड्स थे, वैसे ही फैटी एसिड्स आर आल्सो essential fatty acids and non-essential. और बस हमें मेन essential fatty acids याद रखना है. These are the ones जो हमारा बॉडी खुद से नहीं बना सकता है, और ये हम लोग को न्यूट्रिशन से चाहिए होता है. The main ones are अमाइनो एसिड्स की तरह 20 नहीं है यहाँ पर, बस लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, omega 3 fatty acids and omega 6 fatty acids. So these are the ones that you have to remember. These are the essential fatty acids. जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो ऑलिव ऑयल, फिश ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोया वगैरह में अवेलेबल रहता है. ओमेगा 6 is in sunflower seeds, safflower seeds, cotton seeds, sesame. Important to remember कि source क्या है ओमेगा 3 and omega 6 फैटी एसिड्स का. Deficiency, अगर आप enough नहीं खाएंगे essential fatty acid, then there's going to be a deficiency of omega 3 or omega 6 fatty acid, which are more common. And un deficiency के चलते there can be growth retardation, there's a reproductive failure, and then certain skin disorders that can happen. Okay. Now fatty acids का जो classification है, that is divided into saturated fats and unsaturated fats. जो saturated fats है हमारे, the examples are palmitic acid and stearic acid.
And unsaturated fats are again like either monounsaturated or polyunsaturated fats. So आपने देखा होगा हर जगह लिखा रहता है PUFA oil पे, PUFA, which means polyunsaturated fatty acids. Most of the vegetable oils that we have are either monounsaturated or polyunsaturated fatty acids. And these polyunsaturated fatty acids, they'll have omega-3 and omega-6 in them. और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर एनिमल फैट्स, जो एनिमल में से जो फैट, एनिमल प्रोटीन, या फिर अगर आप नॉनवेज खाना खा रहे हो उसमें जो एनिमल से जो डिराइव होता है फैट, दोज आर saturated fatty acids. Usually saturated is considered like slightly more unhealthy for us, considered to compared to the unsaturated fatty acids. फैट का फंक्शन, अगेन फैट जो है मेजर फंक्शन इज स्टिल प्रोवाइडिंग एनर्जी. ये जो है कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी, प्रोवाइड्स अ लॉट मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट्स डज. एंड बॉडी विल स्टोर फैट, क्योंकि जब एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाएगा तो बॉडी फैट को स्टोर करता है, सो दैट when you don't have carbohydrates, the first default is कि फैट पहले ब्रेक डाउन होएगा, और उसको हम लोग यूज करना शुरू करेंगे. 1 gram fat will give you 9 kilocalories of energy. Apart from energy, the other function is कि वो cushion provide करता है. Liver के around, kidneys के around, हमारे अलग अलग organs के around, there is a layer of fat, which is basically providing cushion for the organ कि injury नहीं होए. अगर आपको धक्का लग रहा है या कुछ, तो फिर वो cushion provide कर रहा है. हमारे स्किन के नीचे देयर इज अ लेयर ऑफ फैट ऑल ओवर, लाइक पूरे बॉडी में स्किन के नीचे एक लेयर ऑफ फैट है जिसको हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं. और ये वाला फैट हमारे बॉडी को हीट लॉस से प्रिवेंट करता है, अगेन प्रोवाइडिंग लाइक एन इंसुलेशन, कि वो स्किन के नीचे वो इंसुलेशन है, तो हमारे अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर से इफेक्ट नहीं हो रहा है. वी कैन कीप दैट टेम्परेचर इन द बॉडी. जो डाइट में there's some dietary fat, it's similar to the fiber. जब फैट हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, it triggers a pathway so that it sends satiety signals to the brain. And the दूसरा is palatability. जब फैट ज्यादा रहता है खाना में, वो टेस्टी ज्यादा लगता है, हमें ज्यादा अच्छा लगता है, because evolutionary the body wants more fat, क्योंकि it is trying to prepare to save and store that fat, कि जब आपके पास नहीं है खाना तो you have that fat in your body, basically आपका store है एनर्जी के लिए. Essential fatty acids जो हमने देखा है कि अगर नहीं होएगा तो all the deficiency disorders we can get, वो हम लोगों को हमारे nutrition fat से मिलता है. And then जो vitamins होते हैं, they are either water soluble or fat soluble. Some vitamins वो they require fat for its transportation and absorption. So कोई vitamin को अगर हमें absorb करना है, we require fat to be present along with it, and those are called fat soluble vitamins. So fats हमने कर लिया, आगे बढ़े या fats के बारे में कोई question? Okay. अगर किसी का क्वेश्चन होएगा ना तो हाथ उठाइएगा, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आता. अगर कोई हाथ नहीं उठा रहा है मतलब मैं समझूंगी कि ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. विटामिन्स, अगला हम कर रहे हैं विटामिन्स. ये जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हमारे जो मेजर सोर्सेस थे, दोस वर कार्बोहाइड्रेट्स, fats and proteins. Those are the major components of food. जब हम खाते हैं उसमें around 20% is protein, 30 to 40% is carbohydrate, 30 to 40% is fat. जो vitamins है, these are required in very small quantities. ये थोड़ा थोड़ा ही हमारे बॉडी को चाहिए, लेकिन होना जरूरी है, क्योंकि जब नहीं होता है तो it causes different disorders. और जैसे हमने पहले कहा था, vitamins are either fat soluble vitamins or water soluble vitamins. जो fat soluble vitamins रहते हैं, इनको fat चाहिए to be absorbed, और उसके बाद हम ये वाले vitamins को store भी कर सकते हैं आपके subcutaneous fat में, आपके abdominal fat में, आपके organ के around जो fat है, उस सब में
ये जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन है वो सब स्टोर हो जाते हैं, एंड द फैट सॉल्युबल वाइटामिन है विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये चारों हम बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। जो बी और सी विटामिन है ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ये वाटर के साथ हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, वाटर में रहता है एंड इट गेट्स एलिमिनेटेड। अगर आप एक्सेस विटामिन बी खा लेंगे तो आपको टॉक्सिसिटी नहीं होगा, वो सारा यूरिन से निकल जाएगा जितना एक्सेस है। एंड सेम विद विटामिन सी, इट्स नेवर कि आपको टॉक्सिसिटी हो जाएगा, बट विद सम ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन्स यू कैन हैव टॉक्सिसिटी। अगर हम बहुत ज्यादा विटामिन के कर लिए, सो it can cause some bleeding disorders, or A can get stored, and those have some potential of toxicity, but water soluble में उतना नहीं होता है। एक एक कर हम सारे विटामिन्स करेंगे। विटामिन्स के लिए आप लोगों को फंक्शन, सोर्स क्या है उस विटामिन का, और डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है वो जानना जरूरी है। I'll explain it once, we'll go through it, but ये सिमिलर टेबल आपके बुक में भी है, और ये आप लोगों को अगेन रटना पड़ेगा कि अलग अलग विटामिन के क्या फंक्शन है, क्या डेफिशिएंसी है, क्या सोर्सेस है। ए, स्टार्टिंग विद विटामिन ए। विटामिन ए जो है ये हमारे रेड और ऑरेंज जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं उसमें से मिलता है, कैरेट से, ग्रीन वेजिटेबल से। एंड आप लोगों ने सबने सुना ही होगा कि विटामिन ए इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर विजन। जो हमारे आंख के सेल्स रहते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, उनको बनने के लिए विटामिन ए इज एसेंशियल। द अदर इज हमारा एपिथेलियम, जो स्किन का जो एपिथेलियम है उसके लिए विटामिन ए इज रिक्वायर्ड। इट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, एंड इट्स यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स मोस्टली आर मॉलिक्यूल्स जो आपके बॉडी में अगर कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है तो उस टॉक्सिन से बाइंड करके उसको हमारे बॉडी से निकालने में हेल्प करता है, उनको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। अ लॉट ऑफ लाइक डिफरेंट विटामिन्स दे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर आप इनफ विटामिन ए नहीं खाएंगे तो द डेफिशिएंसी दैट हैपेंस इज नाइट ब्लाइंडनेस। रात को अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है, देन इट मे बी बिकॉज ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, एंड इट इज रिवर्सिबल। वंस यू स्टार्ट ईटिंग मोर विटामिन ए, जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस है, दैट कैन बी रिवर्स्ड। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी ऑलवेज गोज हैंड इन हैंड विद कैल्शियम। कैल्शियम और विटामिन डी साथ में हमारे बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए वी रिक्वायर कैल्शियम, विटामिन डी एंड सनलाइट। इसीलिए बोलते हैं कि जब धूप निकले थोड़ा सा बाहर वॉक कर ले, क्योंकि जब आप एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट, दैट हेल्प्स फ्रॉम द कैल्शियम एंड विटामिन डी को टू गेट एब्जॉर्ब्ड। विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट फॉर कैल्शियम डिपोजिशन, सो बोन्स के फॉर्मेशन में जो कैल्शियम बनता है उसके लिए विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे इंटेस्टाइन में विटामिन डी इज अगेन रिक्वायर्ड। किडनी में अगर एलिमिनेट हो रहा है, यूरिन में जा रहा है, तो किडनी में देयर इज अ फंक्शन जो हम लास्ट तक व्हाटएवर वी नीड वी रीएब्जॉर्ब, तो वो वाले चीज के लिए अगेन वी नीड विटामिन डी। वुंड्स वगैरह बन रहा है, उसके हीलिंग में विटामिन डी इज रिक्वायर्ड, एंड फॉर इम्यूनिटी एंड डिक्रीजिंग इन्फ्लेमेशन। सोर्सेज ऑफ फिश, एग्स, चीज, जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह में मिलता है विटामिन डी, एंड देन फिश एंड एग्स में मिलता है। डेफिशिएंसी विल कॉज रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स यूजुअली जब डेवलपिंग बोन डेवलपमेंट में जब प्रॉब्लम होता है तो दैट इज रिकेट्स। ऑस्टियोमलेशिया इज लाइक बाद में जब आपका बोन्स वीक हो जाता है, दैट इज ऑस्टियोमलेशिया। तो दीज आर दी डेफिशिएंसीज। ये हो गया हमारा विटामिन ए एंड डी। अब हम आते हैं विटामिन ई और विटामिन के। तो ये चारों हमारे फैट सॉल्युबल हो गए, ए, डी, ई एंड के। विटामिन ई अगेन मेजर एंटीऑक्सीडेंट, वो उसका मेजर फंक्शन है। सो बॉडी में जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा जो हमारा सेल का डिजेनरेटिव चेंजेस है, आरबीसी को, जो रेड ब्लड सेल्स है, उसको बनाने में, एंड इम्यूनिटी, दीज आर दी फंक्शंस ऑफ विटामिन ई। मोस्टली नट्स, पीनट्स, आमंड, सोयाबीन्स में आपका सोर्स है विटामिन ई का। एंड देन जो इसका डेफिशिएंसी है, इट्स नॉट वेरी वेल डिफाइंड, देयर इज नो डिजीज एज सच, लेकिन कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है हैविंग लो विटामिन ई। आपका जो ओवरऑल इम्यूनिटी है वो कम कर देता है, सो ग्रेटर पोटेंशियल ऑफ
रेगुलर लाइक फ्लू और फीवर्स वगैरह होने के लिए ज्यादा चांसेस है। लास्ट वन हमारा विटामिन के, इसका मेजर फंक्शन इसकी जो ब्लड क्लॉटिंग का हमारा जो पाथवे रहता है उसमें विटामिन के इज अ मेजर कोफैक्टर। अगर विटामिन के नहीं होएगा तो आपका क्लॉटिंग ब्लड का ठीक से नहीं होएगा। मेजर सोर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और अगर इनफ विटामिन के नहीं है तो अगेन यूल हैव ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ब्लड ठीक से क्लॉट नहीं करेगा तो ब्लड ज्यादा बहेगा। ए डी ई के फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में कोई क्वेश्चंस? किसी ने हाथ उठाएगा, मुझे किसी का हाथ नहीं दिख रहा है बट कुछ आवाजें आ रही हैं। कोई पूछ रहा है क्या क्वेश्चन? नो? ओके ओके सॉरी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स पे आ रहे हैं। वाटर सॉल्युबल में विटामिन सी एक है, एंड देन वी कम टू बी कॉम्प्लेक्स। अब जो विटामिन बी है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो हम एक एक करके करेंगे। बट सबसे पहले विटामिन सी, अगेन मेजर फंक्शन एंटीऑक्सीडेंट, जो जैसे विटामिन ई का था, सिमिलर टू दैट एंटीऑक्सीडेंट जो बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ बाइंड कर कर टॉक्सिन्स निकालना, वो मेजर फंक्शन हुआ। उसके अलावा जो हमारे बोन्स या टीथ में कोलेजन बनता है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसके लिए विटामिन सी इज इंपॉर्टेंट। हॉर्मोन्स के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए, आपका इम्यूनिटी बनाने के लिए, एंड हीलिंग प्रोसेस के लिए। जब वुंड हील होता है तो मेकिंग दैट टिश्यू, उन सब के लिए विटामिन सी इज इंपॉर्टेंट। जो डेफिशिएंसी डिजीज है इट्स स्कर्वी, और जो सोर्स है वो हमारे सिट्रस फ्रूट्स है ना। स्कर्वी जो डिजीज है इन इटसेल्फ, इट हैज मेनी फीचर्स। आपका हीलिंग ठीक से नहीं हो रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कार टिश्यूज, आपका इम्यूनिटी लो है। सो अब जो ये सारा फंक्शंस हो रहा है, ये कॉन्स्टलेशन ऑफ सिम्टम्स सब साथ में मिलकर स्कर्वी बनाता है। और इसका सोर्स हमारे सिट्रस फ्रूट्स, जैसे ऑरेंज हुआ, नींबू वगैरह, ये सारे जितने सिट्रस फ्रूट्स है, दोज आर सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। टोमेटोज, बेरीज, इन सबसे विटामिन सी मिलता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर हम आ रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट वंस जो आपको करना है, B1, B2, B3, B6, B5, B9 और B12, ये सारे करने हैं, ठीक है। सबका जो सोर्स है इट इज सिमिलर। मीट से आता है डेयरी, फिश, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स। ओवरऑल अगर आप एक हेल्दी डाइट खाएंगे जिसमें कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ सोर्स ऑफ प्रोटीन है, कुछ लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, विटामिन के लिए इतना कम रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए कि वो हम लोग को मिल ही जाता है। तो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल कि जो डाइट है इट इज वेरी मिक्स्ड एंड अलग अलग वेराइटी का होना चाहिए। ये हमारा सबका सोर्स सेम है। और कमिंग टू फंक्शंस एंड जो डिजीजेस, जो डेफिशिएंसी डिजीजेस होते हैं, B1 कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का कोएंजाइम। कोएंजाइम मतलब कि उसका जब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, उसको प्रोसेस करते हैं एनर्जी लेने के लिए, उसमें B1 इज यूज्ड। थाइमिन जो है वो यूज होता है एज अ एंजाइम, मतलब वो हम लोग को चाहिए फॉर द प्रोसेस टू अकर। डेफिशिएंसी डिजीजेस बेरी। B2 या राइबोफ्लाविन, ये डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसका जो डेफिशिएंसी है इट इज एंगुलर स्टोमेटाइटिस। नाइसिन या विटामिन B3, अगेन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तीनों के मेटाबॉलिज्म में इट्स रिक्वायर्ड। डेफिशिएंसी डिजीजेस पेलाग्रा। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस होता है, हीमोग्लोबिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामीन, लिपिड, ये सब के सिंथेसिस में इट्स अ कोएंजाइम। एंड B6 and B12 का डेफिशिएंसी will basically cause anemia. B5, which is pantothenic acid, no deficiency disease known, but it is a coenzyme for carbohydrate, fat, protein metabolism. B9 हमारा folic acid है, अगेन डीएनए सिंथेसिस में, आरबीसी के मैच्यूरेशन में, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मैच्यूरेशन में।
इसमें हमें विटामिन B9 चाहिए, और B12 is also for RBC maturation, nerves, brain development के लिए, and both of these B9 और B12 के deficiency से megaloblastic anemia, it is a type of anemia जिसमें cells काफी बड़े हो जाते हैं, तो उस टाइप की anemia, megaloblastic anemia, typical for B9 या B12 deficiency. ये हो गए हमारे सारे vitamins. कोई questions vitamins के बारे में? नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं मिनरल्स पे. ओके, अब मिनरल्स जो है बॉडी के लिए हमारे 14 एसेंशियल मिनरल्स, एंड अगेन लाइक दिस हैज टू कम फ्रॉम न्यूट्रिशन. अब जो खाना खा रहे हैं उसमें से मिनरल्स आते हैं. 14 मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ, और हमारे बॉडी का 4 to 5% ऑफ बॉडी वेट इज मेड बाय मिनरल्स. सिमिलर टू वाइटामिन्स, अगर आपका वैरायटी ऑफ फूड खा रहे हैं तो फिर आपको मिनरल डेफिशिएंसी होना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अमाउंट जो हमें चाहिए बहुत कम चाहिए, थोड़ा थोड़ा हर मिनरल का चाहिए. और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज ऑफ जो न्यूट्रिशन रहते हैं उसमें ये सारे मिनरल्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं. तो एज लॉन्ग एज यू आर हैविंग अ गुड होलसम डाइट विच इज वेरिड एंड हैज अ वैरायटी ऑफ फूड्स इन इट, डेफिशिएंसी इज रेयर. मोस्ट ऑफ द टाइम जब डेफिशिएंसी होता है तो उसका रीजन इज कि आप ठीक से इंटेस्टाइन में उसको या तो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी किडनी डिजीज के चलते या ब्लीडिंग के चलते आप लूज कर रहे हैं ज्यादा. जैसे आयरन डेफिशिएंसी के लिए अ बिग कॉजेस की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बहुत हैवी होता है, सो यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ आयरन इन फ्रॉम द बॉडी, दैट इज अ कॉज फॉर डेफिशिएंसी. सो not having enough in the diet is less likely. It's more either you're losing more or you're not able to utilize it and absorb it better. Now, अगर आप बहुत ज्यादा कोई minerals कर लेंगे तो some of them can cause toxicity. और ये जो toxicity है, again, most of the time, it's an issue with how it is functioning. जैसे एक जो toxicity होता है Wilson's disease, जिसमें copper toxicity होता है, but उसमें अगर आप एक्सेस कॉपर खा लेंगे तो आपका बॉडी यूजुअली खुद से उसको एलिमिनेट कर देगा, आपका किडनी फंक्शन करेगा एंड इट विल एलिमिनेट द एक्स्ट्रा कॉपर. टॉक्सिसिटी तभी होता है जब बिकॉज ऑफ सम मैकेनिज्म गोइंग रॉन्ग इन योर बॉडी, जो आप यूजुअली उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं और आप उसको स्टोर कर रहे हैं, दैट्स व्हेन टॉक्सिसिटी हैपेंस. सो इट्स मोर रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्प्शन फेलियर. मैक्रो मिनरल्स जो ज्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में यूज होते हैं वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम. जो बल्क ऑफ द 4 to 5% ऑफ बॉडी वेट है वो इन ये वाले मिनरल से बन रहा है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम. और जो ट्रेस एलिमेंट्स जो हमें बिल्कुल थोड़े थोड़े चाहिए होते हैं उसमें है आयरन, आयोडीन, जिंक और कॉपर. जैसे हमने उसके लिए किया था, vitamins के लिए, minerals के लिए भी कर रहे हैं, but we're just going to go over the functions. There's no specific source as such कि हम बोलते हैं एक दो चीज के लिए है. We usually say कि potassium के लिए banana is a good source, but generally आपको अलग अलग source जानने का जरूरत नहीं है mineral के लिए, बस सबका function क्या है that is important. तो सबसे पहले सोडियम के लिए जो हमारा concentration है blood का कि intracellular fluid and extracellular fluid, सेल के अंदर जो पानी है, बाहर जो पानी है, वो कितना अंदर रहेगा, कितना बाहर रहेगा, इट इज ऑल रेगुलेटेड बाय सोडियम. तो सोडियम हमारे ब्लड के वॉल्यूम को चेंज कर सकता है, क्योंकि अगर हमें ब्लड का वॉल्यूम कम करना है तो बॉडी जो है वो पानी को सेल के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है. ब्लड का वॉल्यूम अगर बढ़ाना है तो वो पानी को सेल से रिलीज कर देता है कि वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बन जाए. तो सोडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर regulating the volume of blood. Volume of blood से secondary आपका blood pressure regulate होता है. So sodium can control your blood pressure. Osmotic pressures and pH की हमारे body का overall osmotic pressure क्या है और pH क्या है, ये सोडियम से रेगुलेट हो रहा है. उसके अलावा nerves, muscles में messages कैसे ट्रांसमिट होता है. जैसे अगर हम नर्व से जब इम्पल्सेस जाता है न्यूरॉन के
ऊपर से लेके नीचे तक इट इज बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और उसके लिए हमारे ये मिनरल्स काम आते हैं. सोडियम इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट. वो एक एक्शन पोटेंशियल बनाता है नर्व्स में, विच इज बेसिकली एक छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म कर रहा है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस. सो सोडियम इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट. पोटेशियम सिमिलर टू सोडियम सेल्स का जो रेस्टिंग पोटेंशियल है उसको करता है. अगेन रिपोलराइजेशन, हाइपोपोलराइजेशन मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए विथ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस helps with that. Potassium is also very important, similar to sodium, for osmotic pressure और pH हमारा करने के लिए. और दूसरा हमारे हार्ट मसल्स में जो कम्युनिकेशन होता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है हार्ट में और कैसे स्प्रेड करता है कार्डियक मसल्स में, वो पोटेशियम से कंट्रोल होता है. कैल्शियम हमने अभी बात किया, हमारे बोन्स, टीथ का जो बल्क है, लाइक इट इज मेड विथ कैल्शियम, उसको उसका स्ट्रक्चर बनाता है. उसके अलावा ब्लड कोआगुलेशन का जो पाथवे रहता है उसमें हमने कुछ विटामिन किए थे एज अ कोएंजाइम, बट कैल्शियम इज आल्सो वन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड, जिसके बिना ब्लड कोआगुलेशन नहीं हो पाएगा. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ऑल ऑफ दीज जो हमारे पॉजिटिव आयन से, ये सब हमारे न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में, नर्व से मसल में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जा रहे हैं, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है. कैल्शियम हमारे स्केलेटल मसल्स, जो हमारे मसल्स है, उसमें सेल के अंदर या बाहर जाके कंट्रोल्स स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन. सिमिलर टू पोटेशियम हमारे कार्डियक मसल्स में इट हेल्प्स टू डेवलप कार्डियक रिदम, helps for hormone release. And then cofactor is similar to a coenzyme. जो कैल्शियम, it is a cofactor for several metabolic pathways. तो कैसे एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, जो मेटाबॉलिक अलग अलग पाथवेज हो रहे हैं, उन सब के लिए हमें कैल्शियम चाहिए होता है. फॉस्फोरस बोन्स, टीथ, प्रोटीन हमारे ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट है. एक मेजर फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस इज कि वो एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करता है. एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. दिस इज अ करेंसी. बेसिकली जितना एनर्जी यूटिलाइज होता है बॉडी में, वो एटीपी के फॉर्म में होता है. आगे जब हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिक पाथवेज के बारे में, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे कि एटीपी कैसे फॉर्म होता है, कैसे एनर्जी रिलीज कर रहा है. बट जो छोटा जो एक सेल लेवल पे जो एनर्जी हम लोग को चाहिए होता है, वो एटीपी से मिलता है, और उसके लिए फॉस्फोरस होना जरूरी है. अगर फॉस्फोरस आपके बॉडी में नहीं रहेगा तो बेसिकली आपका बॉडी इट विल शट डाउन, क्योंकि एनर्जी नहीं है बेसिकली. मैग्नीशियम अगेन लाइक कोफैक्टर हमारा बहुत सारे रिएक्शंस में, इम्यूनिटी, बोन स्ट्रेंथ के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए मैग्नीशियम इज इम्पोर्टेंट, एंड ब्लड शुगर के लिए. सो दीज वर ऑल आर मेजर मिनरल्स. जो हमारे ट्रेस मिनरल्स है, आयरन, आयोडीन, जिंक एंड कॉपर. आयरन सबने सुना है हीमोग्लोबिन बनने के लिए. मायोग्लोबिन इज द सेम. जो हीमोग्लोबिन जो मसल टिश्यू में रहता है उसको हम लोग मायोग्लोबिन कहते हैं. हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन बनने के लिए, ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डीएनए आरएनए सिंथेसिस के लिए, और इम्यूनिटी के लिए आयरन इज इम्पोर्टेंट. आयोडीन का सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा जो थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड में बनता है, वो बनाने के लिए वी यूज आयोडीन. जिंक, कोलेजन जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें, रिप्रोडक्शन में, सेल डिविजन में, ग्रोथ एंड हीलिंग में, डीएनए सिंथेसिस में, इम्यूनिटी एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी. अगर कहीं पे कुछ इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हुआ, आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है, वहां पे जिंक इंपॉर्टेंट हो जाता है टू फाइट अवे डिजीजेस और एनी इंजरीज इन द बॉडी. कॉपर, हम लोग के कोई एंजाइम्स, उनको मेटालो एंजाइम्स कहते हैं, जिसमें एंजाइम जो प्रोटीन से बना हुआ है वो किसी मेटल के साथ अटैच्ड रहता है. कॉपर प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन दैट. आरबीसी सिंथेसिस में, अगेन बोन एंड कनेक्टिव टिश्यू, आयरन के एब्जॉर्प्शन में कॉपर इज इंपॉर्टेंट. इम्यूनिटी देता है, एंड कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो हमारा साइकिल्स रहता है उसमें कॉपर इज रिक्वायर्ड. ये हो गए हमारे सारे मिनरल्स. बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, आप जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार और याद होता जाएगा. और हम धीरे धीरे आगे जैसे जैसे चैप्टर करेंगे ना, जब हम अलग अलग मेटाबॉलिक साइकिल करेंगे, तो फिर ये वाले
अलग अलग मिनरल्स का, अलग अलग वाइटामिन का रोल आपको साइकिल्स में भी दिखेगा, तो धीरे धीरे वो और सोलिडिफाई हो जाएगा कि कौन कहाँ पर कैसे यूज होता है बॉडी में। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो ये हमने जो पहले किया वही बेसिकली सेम। जो मेजर सोर्सेज हमारे बॉडी में, जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमारा मेन न्यूट्रिएंट से आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, प्रोटीन्स 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, और फैट्स जो है वो 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। जो डाइटरी फाइबर्स है टेक्निकली दे आर, जो हमने पहले किया था, दे आर नॉट एनी मेजर एनर्जी सोर्सेज। फाइबर्स आर मोस्टली, जो हमने पहले डिस्कस किया था, टू फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर वाटर रेगुलेशन, बल्क बनाने के लिए यूज होता है। बट बिकॉज दे आर मेड ऑफ शुगर्स, वो एंजाइम से यूजुअली ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड इट गिव्स अ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड दिस इज अ न्यूअर, 5-10 साल पहले तक fibers were not even considered a source of energy, but now as newer studies are coming, it's becoming apparent कि कुछ एनर्जी हम लोग को मिलता है। So other than just providing bulk intestine में, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स वगैरह है वो फर्मेंट करके जो शुगर बनाते हैं हमारे कोलॉन में, तो इट गिव्स अबाउट 2 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ एनर्जी। एक और टॉपिक जो आप लोगों के बुक में था was isotopes. Now isotopes जो होते हैं, these are elements that have the same number of protons. So कोई भी जब element रहता है, like it's made of protons, neutrons and electrons, right? तो आपका electrons and protons are usually what gives the atomic number. जैसे कार्बन का atomic number is 6. Now उसमें 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, and there's usually 6 neutrons. But neutrons का कोई चार्ज नहीं होता है, बट उसके आइसोटोप्स जो होते हैं उसमें और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 and C14. C12 will have 6 neutrons, 13 has 7 neutrons and C14 has 8 neutrons. उनका जो मास है वो डिफरेंट रहता है, तो सेम एलिमेंट का जो डिफरेंट फॉर्म्स रहता है, those are called isotopes. और जब वो स्टेबल नहीं रहता है and it produces rays like alpha, beta or gamma rays, then it's called a radioisotope. Now ये आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आइसोटोप्स को यूज करते हैं बॉडी में, हमारे डायग्नोसिस में, अलग अलग बॉडी एक्टिविटीज को समझने के लिए वी यूज डिफरेंट आइसोटोप्स, तो इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। जो हमारे, तो हम लोगों ने एप्लीकेशन इधर नहीं लिखा, बट बेसिकली कैसे यूज होता है कि मान लीजिए अगर हम लोग को कोई मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ना है तो वी विल प्रोवाइड एन आइसोटोप। हम बॉडी में रेडियो आइसोटोप अगर डालेंगे तो हम इमेजिंग डिवाइसेस के थ्रू, सीटी स्कैन वगैरह में, वी कैन सी दोज रेज, और उसको हम पिकअप कर वी कैन सी द पाथवे ऑफ अ सर्टेन एलिमेंट कि वो कहाँ से कहाँ गया। जैसे अगर हम आयोडीन का कोई रेडियो आइसोटोप यूज कर रहे हैं और उसको हम स्टडी करेंगे तो वी आर एबल टू पिकअप कि वो थायराइड ग्लैंड में गया। रेडियो आइसोटोप्स के स्टडी से हम लोगों ने बहुत कुछ फिगर आउट किया है कि कैसे ये एलिमेंट्स हमारे बॉडी में हेल्प करता है, कैसे कैसे अलग अलग मेटाबॉलिक पाथवेज बनाता है। उन सबको समझने के लिए आइसोटोप्स का पढ़ाई हमने किया है। क्विक क्वेश्चन, इनमें से एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन है? लिनोलेक एसिड, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड। और दूसरा वाला क्वेश्चन है, इनमें से फैट सॉल्युबल विटामिन कौन है? E, C, B6 या B1? E, किसी ने बोला E, सही बोला, दैट इज द फैट सॉल्युबल विटामिन। Thank you. That is the end of chapter 2. वापस जाके चैप्टर 2 का जो बुक है वो करिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस रहा तो फिर कोई कुछ बोल रहा है?
होमवर्क बना के लाया इन लोग? ऐश्वर्या, इन लोग होमवर्क बनाया है? इन लोगों ने मुझे बोला तो है कि होमवर्क बनाया है, सो आई एम ट्रस्टिंग देम कि हाँ बना कर आए आप लोग। उनकी टीचर से पूछो, देखी हैं उन लोग? पता नहीं चैप्टर 1 यस मैम, बना के लाया मैम। सब कोई बनाया ना? ओके हाँ, तो फिर अगले लेक्चर से पहले आप वो भी चेक कर लीजिएगा, सेकंड वाले का गो थ्रू इट। अगर कोई डाउट हो रहा है ना तो मैम आप लिख कर ना आप आगे आके अगर बता दीजिएगा तो मुझे ठीक से सुनाई पड़ेगा, तो फिर मैं सॉल्व कर सकती हूँ। अगर किसी को कुछ डाउट होएगा तो आप पूछ लीजिए, लेक्चर से पहले पूछ लीजिए, हम लोग उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चंस आया था, तो उसको हम पहले एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद फिर आगे जा सकते हैं। यस मैम। हमारा चैप्टर, एक मिनट मुझे चेक कर रही हूँ कि चैप्टर 2, हाँ चैप्टर 2 बहुत नहीं है, छोटा सा आपका 2-3 पेज का होमवर्क है, पर वो आप लोग लिख लीजिएगा, वो खत्म कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग अगले हफ्ते करेंगे। तो अगला जो चैप्टर 3 है वो लंबा चैप्टर है, इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, पहले सेल लेवल पर है फिर टिश्यू लेवल पर है। तो एक लेक्चर में तो हम उसको 2 लेक्चर में स्प्लिट करके करेंगे। ठीक है मैम। ओके, और कोई क्वेश्चंस आज के बारे में, पिछले क्लास के बारे में, अगले क्लास के बारे में? मैम आप बता दीजिए, आप सामने से बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज ठीक से आ रही है। मैम वो लोग बोल रहे हैं कि कोई डाउट नहीं है अभी मैम। ओके, रिवीजन करके उसके बाद डाउट होगा तो पूछ लेंगे मैम। हाँ पक्का, हम लोग डाउट से शुरू कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास जल्दी खत्म हो गया, तो आप लोग इसमें बहुत कुछ रटने का, अगर जाकर फिर आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, और फिर अगले हफ्ते हम लोग वेडनेसडे सुबह को होएगा लेक्चर। ठीक है मैम।